नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अपन थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती से संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कम से कम 12-15 क्लासें YouTube पर अपलोड कर दी है, जिसमें पॉलिटिकल की, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित क्लासें मैंने लगाई है। आज अपन इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही कम क्लासें YouTube पर इसकी उपलब्ध है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर आप इसकी क्लास लगाइए। तो आज मैं आपके लिए शैक्षिक परिदृश्य की क्लास लेके आया हूं। 2 या 3 क्लास में इसको पूरा कर देंगे। आज की इस क्लास में जो है वो 25 MCQ हैं, उनके द्वारा कम से कम 100 के करीब अपन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये शैक्षिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है, इसका मैटर बहुत कम उपलब्ध होता है, जिस वजह से समस्या ये होती है कि मैटर नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर हमें पता नहीं होता। लेकिन मेरे पास क्या है ना कि देखिए, ये किताब है, ये जो किताब है ना वो आप देख सकते हैं कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर जो शिक्षा संकुल में स्थित है, उनके द्वारा इस किताब को छापा गया है। उनमें जो एम्प्टी होने की वजह से ये मॉड्यूल जो है वो दिया गया था हमें। ये SMC, SDMC, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में इस किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको लेके मैंने जो है वो इस किताब से ही जो है वो प्रश्नों का निर्माण किया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा मिल सके और आपकी परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्न जो है वो सही हो सके। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बिना देर किए हुए मैं जो है वो आपको ले चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है वो है RTE 2009 अधिनियम की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख है? देखिए, RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009, ये अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू हुआ। अब इसके बाद राज्यों को जो है वो ये अधिकार दिया गया कि वो भी अपना जो है वो RTE अधिनियम बनाए। राजस्थान राज्य अधिनियम, राजस्थान में जो राज्य अधिनियम है जिसका नाम है राज्य नियम 2011, राज्य नियम 2011, ये तो है RTE 2009, ये है राज्य नियम 2011। अब SMC की बात करें, SMC मतलब विद्यालय प्रबंध समिति, इसको शॉर्ट में SMC भी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये जो है वो विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका उल्लेख RTE की कौन सी धारा में है? तो यदि मैं RTE की बात करूं तो RTE की धारा 21 में इसका उल्लेख मिलता है। यानी RTE की धारा 21 में लिखा गया है कि विद्यालयों में SMC का गठन किया जाएगा। साथ ही आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर राज्य नियम की बात करें तो नियम 3 व 4 में, 3 व 4 नियम में, 3 व 4 नियम में यह लिखा गया है कि SMC का गठन किया जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। यदि यह पूछ ले कि RTE के अधिनियम में कौन से में है तो उसका उत्तर तो 21 हो गया, और राज्य नियम में कौन से में है तो उसका उत्तर हो गया 3 व 4 में जो है वो RTE का उल्लेख किया गया है। RTE देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। बाकी RTE के बारे में अपन अगली क्लास में पूरी तरीके से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC में कुल कितने अभिभावक होते हैं? देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति SMC, थोड़ा सा मैं आपको SMC के बारे में बता देता हूं। देखिए, SMC में कुल सदस्य, इन कुल सदस्यों की संख्या होती है SMC में 16। SMC में कुल सदस्यों की संख्या होती है 16। प्रश्न इसमें पूछा है कि इसमें अभिभावक कितने होते हैं? देखिए, इनमें 16 में से अभिभावक होते हैं
अभिभावक होते हैं 11। तो कम से कम 16 में से 11 अभिभावक होने चाहिए। तो 11 अपन कर देते हैं, ये रहा 11 अभिभावक जो है वो एसएमसी के सदस्य होते हैं। 16 में से 11 होते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एसएमसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं। देखो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ये जो है वो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन्हें साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है और ये अभिभावकों में से ही होते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावक होते हैं। एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अभिभावक होते हैं। क्लियर है? इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, जबकि सचिव कौन होता है? सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक। विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो होता है वो इसका सचिव होता है। इसके अलावा मान लीजिए 1 से 12 तक की स्कूल है तो उसमें प्रधानाचार्य होता है, तो इसका प्रधानाचार्य सचिव होता है। कहने का मतलब या तो प्रधानाध्यापक इसका सचिव होता है या प्रधानाचार्य इसका सचिव होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका जो उत्तर था वो तो हो गया, अभिभावकों की संख्या कितनी है? 11। चलते हैं नेक्स्ट में। आरटीई 2009 अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने कालांश लेने होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जो शिक्षक है उसको एक हफ्ते में कितने पीरियड लेने होते हैं। देखो, यहां अध्यापक की बात कर रहे हैं, यहां शिक्षक का मतलब यहां अध्यापक है। अब मैं यहां अध्यापक क्यों कह रहा हूं? सारे शिक्षक अध्यापक ही हैं। अरे अध्यापक इसलिए कह रहा हूं कि वरिष्ठ अध्यापक होते हैं 2nd ग्रेड, फिर व्याख्याता होते हैं 1st ग्रेड, तो अलग अलग प्रकार के अध्यापक 2-3 बात के हो गए। तो अध्यापक मतलब 3rd ग्रेड का हो गया। तो 3rd ग्रेड का शिक्षक कितने पीरियड लेगा? आरटी के अनुसार उसका पीरियड लेगा वो कितने लेगा? 45 पीरियड लेगा। अब इनको कई बार क्या है ना, कालांश की जगह घंटे लिखे हुए आ जाता है, घंटे कि कितने घंटे शिक्षण करवाएगा। अब ये घंटे वैसे तो गलत है क्योंकि 1 घंटा तो बड़ो बड़ो हो गयो, और वैसे 40 मिनट का ही पीरियड होता है। तो पीरियड ये पीरियड को आपने साधारण भाषा में घंटा भी कहे। जब वो पूछ लिया उन्होंने वो कितने घंटे शिक्षण करवाएगा, उसमें उत्तर 45 घंटे वो शिक्षण नहीं करवाता। क्यों? 45 घंटा तो पूरी स्कूल ही कौन लगा हफ्ते में? 6 घंटे स्कूल लगती है और एक हफ्ते में 6 दिन स्कूल लगती है। सो 6 छक्के 36 घंटा ही 36 लागे स्कूल, तो 45 घंटा बापड़ो घर जार थोड़ी पढ़ासी मास्टर। यहां 45 घंटे का मतलब है 45 कालांश। तो आरटी में स्पष्ट लिखा गया है कि एक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटों का शिक्षण करवाएगा, यानी रोजाना वो जो है वो कम से कम 7 पीरियड और 3 दिन वो 8-8 पीरियड लेगा, और इस प्रकार उसके 45 पीरियड पूरे होंगे। तो ध्यान रखना, आरटी के अनुसार चाहे घंटे आ जाए चाहे कालांश आ जाए, मतलब उनका एक ही है, 45 घंटे वो शिक्षण करवाता है। आगे है SIQE का पूरा नाम क्या है? SIQE, ये जो SIQE है इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखो ध्यान रखना, ये है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये नहीं है फॉर एजुकेशन, नहीं है, ऑफ एजुकेशन है, इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशन। तो इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है। अब देखिए भारत में क्या है कि इस SIQ के 3 चरण होते हैं, और राजस्थान में उन तीनों चरणों ने भेड़ो करके और वो SIQ बना दियो। देखो 3 चीज होती है, इन 3 चीजों का समावेश जो है SIQ है, SIQE। इस SIQ के कितने चरण है? 3 है। कौन कौन से? CCE, फिर CCP और एक है ABL। ABL ये 3 चरण है। जब अपन सेंटर में जाते हैं तो ये 3 चरण है, और जब अपन राजस्थान में आते हैं तो तीनों को मिलाकर बना दिया SIQE। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखो ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तो हो गया CCE। फिर है CCP। CCP का अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा। और ये है
ABL यानी हिंदी में कहें तो इसकी फुल फॉर्म है गतिविधि आधारित शिक्षण और अंग्रेजी में इसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ये SIQ के जो है वो 3 घटक है, इन तीनों को मिलाकर जो है वो पूरा घटक बनता है SIQE। ये केवल अपने राजस्थान में लागू है, SIQE सेंटर में लागू नहीं है, ये अपने राजस्थान का है और इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इसके कितने चरण हैं? 3 हैं। कौन कौन से? CCE, CCP और ABL। तो इनका आप ध्यान रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बाल केंद्रित शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षण। तो ये है SIQE का खाका। पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, इसके घटक भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आप ध्यान में रखना। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, कक्षा 1 से 12 के विद्यालय में निम्न में से कौन सी समिति गठित होती है? देखो, 1 से जो 12 के विद्यालय है उनमें 2 समितियां गठित होती है, SMC और SDMC दोनों होती है 1 से 12 में। अब क्या होता है इसमें दोनों A में SMC अकेली नहीं होती, SDMC भी होती है, SDMC A और B दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो गया? SMC भी गठित होती है और SDMC भी गठित होती है, दोनों संस्थाएं गठित होती है। अब होता क्या है कि जिन स्कूलों में 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के चलती है, जिनमें 1 से 8 तक की जो है वो शिक्षण होता है, वहां SMC होती है। तो SMC वहां क्या काम करती है? और जिन कक्षाओं में 9 से 12 चलती है वहां SDMC होती है। अब 1 से 12 में तो दोनों चलती है, 1 से 8 भी चलती है और 9 से 12 भी चलती है। तो वहां दोनों कक्षाएं क्या करती है? दोनों कक्षाएं क्या, दोनों समितियां क्या करती है? दोनों समिति ये करती है कि जो भी जो है वो MDM का काम है, MDM का मतलब जो दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है, वो काम तो करती है SMC, और बाकी जितना भी खर्चा वो काम है वो करती है SDMC। मैंने SMC का तो आपको बताया था अभी कि उसमें 16 सदस्य होते हैं, 11 अभिभावक होते हैं, है ना, बताया था ना। अब बात करते हैं SDMC की। SDMC में 23 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। और इन 23 सदस्यों में से जो है वो 16 अभिभावक होते हैं, 16 अभिभावक होते हैं। SDMC का पूरा नाम है SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। इसका नाम विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसमें विकास और जोड़ दिया। हालांकि विकास तो SMC भी करती है, लेकिन नाम उसका जो है वो SMC है, इसका SDMC है। तो दोनों का ध्यान रखना, 1 से 12 के विद्यालयों में दोनों होती है, 1 से 8 तक के विद्यालयों में केवल SMC होती है। और अगर कोई विद्यालय 9 से 12 है तो वहां केवल SDMC होती है। अगर कोई 6 से 12 है तो वहां भी दोनों होगी, क्योंकि 6 से 8 के लिए फिर SMC बनानी पड़ेगी और 9 से 12 के लिए SDMC बनानी पड़ेगी। तो यह ध्यान रखना कि जो विद्यालय जो है वो 1 से 12 तक चलते हैं उन विद्यालयों में जो है वो SMC और SDMC दोनों होती है। आजकल राज्य सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना जब से शुरू की है, आदर्श विद्यालय योजना, तो उसके माध्यम से जो है वो 1 से 12 तक के जो है वो स्कूल स्थापित कर दिए हैं। तो लगभग राजस्थान में 1 से 12 तक के विद्यालय, और अब तो नई सरकार ने तो 1 से 10 तक के विद्यालय तो समाप्ति कर दिए हैं। सभी विद्यालय जो 1 से 10 थे उनको सबको सीनियर कर दिया। अब 1 से 10 तक तो कोई होते ही नहीं है, सीधे 1 से 12 या 1 से 8 दो ही प्रकार के विद्यालय होते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, ये पहली बात तो ये बाल गोपाल योजना का शुभारंभ, और ये योजना क्या है? देखिए, शुभारंभ तो मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में करंट का भी प्रश्न है, योजनाएं भी अपने सिलेबस में है, तो ध्यान रखना। इस बाल गोपाल योजना का उद्घाटन किया गया था 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को इस बाल गोपाल योजना का जो है वो उद्घाटन जयपुर से ऑनलाइन के थ्रू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। अब इस योजना में क्या है? इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दूध पिलाने की योजना है। सप्ताह में उन्हें 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। इस योजना के तहत
जब इस योजना को शुरू किया गया था उस समय इस योजना के तहत मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध पिलाया जाना था, लेकिन वर्तमान में इस दिन को चेंज करके बुधवार और शुक्रवार कर दिया गया है। बुधवार व शुक्रवार को बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अभी ये शुक्रवार तो कल परसों ही किया है उन्होंने, सॉरी बुधवार तो कल परसों ही किया है, पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब इस डेट को बदलकर सॉरी इस दिन को बदलकर बुधवार और शुक्रवार कर दिया है। यानी बच्चों को हफ्ते में 2 दिन जो है वो दूध पिलाया जाएगा, बुधवार और शुक्रवार को। और ये जो दूध होगा वो दूध जो है वो पाउडर वाला दूध होता है। ये पाउडर वाला दूध जो है वो बच्चों को पिलाया जाएगा। ये डेयरी द्वारा जो है वो जयपुर में जिसका मुख्यालय सहकारी संघ की डेयरी है उसके द्वारा ये दूध जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और बच्चों को ये जो दूध है वो बुधवार और शुक्रवार को 2 दिन सप्ताह में जो है वो पिलाया जाएगा। इस योजना का उद्घाटन 29 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री ने जो है वो इंटरनेट के माध्यम से पूरे राजस्थान में एक साथ इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा निःशुल्क जो है वो ड्रेस की भी जो है वो स्टूडेंट यूनिफॉर्म थी, उसका भी उन्होंने इसी के माध्यम से जो है वो उद्घाटन किया था। प्रत्येक जो है 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को 2-2 ड्रेस जो है वो कपड़ा दिया गया था और 200-200 रुपए जो है उनको सिलाने के लिए दिए गए थे। उसका उद्घाटन भी 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा साथ ही किया गया था। तो ध्यान रखना, बाल गोपाल योजना क्या है, दूध पिलाने से संबंधित है ये योजना, और 29 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। कौन सी कक्षा को दूध पिलाया जाता है? 1 से 8 तक की कक्षाओं को दूध पिलाया जाता है, बालक बालिका दोनों को। और साथ ही आप ये ध्यान रखना, बुधवार व शुक्रवार को, पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब बुधवार व शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। पीईओ का पूरा नाम क्या होता है? पीईओ, पहले तो बता देता हूं पीईओ होता क्या है। पीईओ जो है वो पीईओ होता है राजस्थान में जो मुख्यमंत्री होता है, सॉरी राजस्थान में जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है, जो 12वीं तक के विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं, उनमें पंचायत में जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको चार्ज दिया गया पीईओ का। इसका पूरा नाम होता है पंचायत, पी का तो पंचायत, एलिमेंट्री ई का, फिर ई का एजुकेशन ऑफिसर, यानी पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और अगर हिंदी में कहें तो इसका पूरा नाम हो गया पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी ये हो गया पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये पूरे पंचायत में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी होता है और जितने भी पंचायत में विद्यालय होते हैं वो इनके अधीन होते हैं। इससे क्या हुआ कि जो है वो सीबीओ कार्यालय, जिसे पहले बीईओ कार्यालय कहा जाता था, पहले ये कार्यालय होता था बीईओ, बीओ होता था, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, बीओ बोलते थे इसको, ये बीओ का कार्यालय होता था। अब एक ब्लॉक में बहुत सारे विद्यालय होते थे, उन सब का काम एक बीओ को करना पड़ता था। तो बीओ का जो है वो कम करने के लिए चार्ज जो है वो एक नया पद गठित किया गया जिसका नाम दिया गया पीओ, पीईईओ, यानी पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये पीओ होता है तो ये सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल होता है और पंचायत का जो मुख्य जो है वो स्कूल होती है उसका वो प्रिंसिपल को पीओ का चार्ज दिया गया है। चलते हैं आगे। 8वां, एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने एसएमसी का अध्यक्ष आपको बताया था। एसएमसी का अध्यक्ष कोई जो है वो अभिभावक होता है, जबकि एसडीएमसी यानी विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। कौन होता है? विद्यालय का प्रधानाचार्य जो होता है वो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है। एसडीएमसी में 23 मेंबर होते हैं जिसमें से 16 अभिभावक होते हैं, परंतु उसका अध्यक्ष जो होता है वो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। जबकि आप ध्यान रखना, एसएमसी का अध्यक्ष कोई अभिभावक होता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो एसएमसी का अध्यक्ष तो अभिभावक होता है, एसडीएमसी का अध्यक्ष जो है वो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। जबकि विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक जो होता है वो एसडीएमसी का सचिव होता है, एसडीएमसी का सचिव।
एसडीएमसी का सचिव जो होता है वो विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक होता है, जबकि एसएमसी का जो सचिव होता है वो विद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक होता है। अपन ने पीछे ही पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा लिख ले ताकि आपको पूरी तरीके से याद रह जाए, नहीं तो भूल जाओला। एसएमसी एसडीएमसी भेड़ी हो जाली, दोनों भेड़ी हो, या बाद में इनको अलग करना संभव नहीं होगा। इनमें थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखो नहीं, जना ही उत्तर सही हो सी, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं। दोनों का नाम सेम है, एसएमसी एसडीएमसी, कोई गणोत्तर को नहीं, हम तो ध्यान रखना। ये आगे चलते हैं। एसएमसी की बैठक कब आयोजित की जाती है? देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये लेक्चरर भर्ती में आया था, यानी शिक्षक भर्ती जो हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें पूछा गया था कि एसएमसी की मीटिंग किस दिन आयोजित की जाती है। पूर्णिमा को की जाती है, 1 तारीख को की जाती है, अमावस्या को की जाती है, 15 तारीख को की जाती है। देखो इसमें जो है वो इसकी मीटिंग जो आयोजित होती है वो होती है अमावस्या को। अब अमावस्या को क्यों मीटिंग आयोजित होती है? कारण सीधा सा है, चक्कर क्या है कि गांव में ज्यादातर जो है वो मजदूरी का या खेती का काम करते हैं और अमावस के दिन वो छुट्टी रखते हैं, इसलिए वो अमावस्या को इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए एसएमसी की मीटिंग जो है वो अमावस्या को रखी जाती है। अमावस्या को जो है वो एसएमसी की मीटिंग होती है। एसएमसी की मिनिमम जो है वो सालाना 8 बैठक करनी जरूरी होती है। एसएमसी की 8 बैठक सालाना होनी जरूरी होती है। भाई 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 1-1.5 महीना छुट्टी रहे, तो 8 मीटिंग तो कम से कम एसएमसी की करनी ही पड़ती है। ज्यादा आप कितनी कर सकते हो, मिनिमम मीटिंग जो है वो 8 मीटिंग एसएमसी की होनी जरूरी है। एसएमसी एसडीएमसी की साथ में मीटिंग बुलाई जा सकती है, क्योंकि 1 से 12 तक के जो विद्यालय होते हैं उनमें एसएमसी और एसडीएमसी दोनों संचालित होती है, तो दोनों की मीटिंग एक दिन बुलाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमावस्या को उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, तो ध्यान रखना ये अमावस्या को, और प्रश्न आया हुआ है तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए। चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ किस कक्षा की छात्राओं को प्राप्त होता है? देखो ट्रांसपोर्ट योजना का जो लाभ है वो पहले सरकार ने क्या किया था कि पहले कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को शुरुआत में साइकिल दी जाती थी, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की थी। उस समय ये ट्रांसपोर्ट वाउचर वाला सीन नहीं था, केवल बच्चियों को जो है वो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां जो 2 किलोमीटर दूर से आती थी उनको जो है वो साइकिल दी जाती थी। फिर क्या हुआ, सरकार ने योजना एक नई प्रारंभ की कि भाई जिन बच्चों को साइकिल मिल गई उन्हें तो साइकिल मिलेगी, और 9 से 12 में जिन्होंने साइकिल का लाभ नहीं लिया उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। कि उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। जो 5 किलोमीटर से दूर से आती है उन बच्चियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। 9 से 12 ही ध्यान रखना। फिर क्या किया कि उसका दायरा बढ़ा दिया गया, उसे 6 से 12 किया गया, फिर उसे 1 से 12 कर दिया गया। अब वर्तमान में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो 1 से 12 की है, अलग अलग उनकी दूरी है, उस हिसाब से अगर वो आती हैं तो उन्हें जो है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है। तो वर्तमान में कौन सी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है? 1 से 12 तक की सभी बालिकाओं को जो है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि कौन सी लड़कियों को कितना जो है वो लाभ दिया जाता है। तो देखो पहले तो 1 से 5 इधर अपन लिख लेते हैं कक्षा, इधर लिख लेते हैं दूरी, और इधर ले लेते हैं राशि कि भाई कितनी राशि बच्चियों को दी जाती है। देखो कक्षा 1 से 5, 1 से 5 जो गलत लिख दी मैं, 1 से 5 तक की जो लड़कियां हैं वो जो 1 किलोमीटर से दूर से आती है, यानी मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर से दूर आती है, उन बच्चियों को 10 रुपए दिए जाते हैं। उनको दिए जाते हैं 10 रुपए। 6 से 8 तक जो 2 किलोमीटर से दूर से आती है कम से कम, उन्हें दिए जाते हैं 15 रुपए। और जो 9 से 12 की बालिकाएं हैं और वो आती है 5 किलोमीटर से दूर, 9 से 12 और आती है 5 किलोमीटर से दूर, उनको दिए जाते हैं 20 रुपए। ये यूं जो है वो राशि प्रदान की जाती है ट्रांसपोर्ट वाउचर की। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को भी लाभ मिलता है।
यह ध्यान रखना कि जो 1 से 8 तक के बालक है उनको भी लाभ मिलता है। लेकिन यहां छात्राओं पूछा था, यानी लड़कियों का पूछा था, तो लड़कियां 1 से 12 की, लड़के 1 से 8 तक के। तो आप ध्यान रख लेना कि पूछ क्या रहा है। यदि आपसे प्रश्न यह पूछे कि किन लड़कियों को लाभ दिया जाता है, तो 1 से 8 तक की लड़कियों को लाभ दिया जाता है। लड़कियों को 1 से 12, लड़कों को 1 से 8 तक के लड़कों को ही लाभ दिया जाता है। ध्यान रखना, छोरा सा का भेदभाव है, लेकिन 9 से 12 का टब्बर आज जावा भाज बूझिन बिन बैठ बाट देख लिया थे। आगे चला, प्रश्न संख्या 11, विद्यालयों में स्वच्छता हेतु कितनी राशि अनुदान में दी जाती है। देखो, पहले स्वच्छता के लिए तय था 1000 रुपए का बजट आता था विद्यालयों में, 1000 रुपए का अलग से बजट आता था, और वो जो बजट है वो स्वच्छता पर खर्च करना पड़ता था, वो अन्य कहीं खर्च नहीं कर सकते थे। अब सरकार ने क्या किया है, उस बजट को जो है वो सीएफ, जो ये कंपोजिट ग्रांट की राशि है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि है, सीएसजी की जो राशि है उसमें जोड़ दिया गया। तो ये सीएसजी की जो राशि आती है उसका कितने प्रतिशत जो है वो सफाई पर खर्च करना अनिवार्य है। तो मैं आपको बताऊं, सीएसजी की जो है वो 10% राशि जो है वो खर्च करना अनिवार्य है सफाई पर। विद्यालय में कोई भी सफाई, जैसे जो है वो शौचालयों की सफाई है या अन्य कोई भी काम सफाई से संबंधित है, विद्यालय में जो झाड़ू वगैरह खरीदना, ये खरीदना, इसी में की जा सकती है। कोई नाश्तो वगैरह कौन खरीद, कहीं कौन का रोटी खरीद ली, वो खरीद ली यार, इससे और किसी जो है वो मद में खर्च नहीं किया जा सकता। ये जो है वो 10% राशि होती है। अब थोड़ा सा बता देता हूं कि ये सीएसजी होता क्या है, आकर सीएसजी होता क्या है। देखो, सीएसजी प्रत्येक जो स्कूल होती है उसको राज्य सरकार द्वारा एक राशि प्रदान की जाती है। ये राशि पहले तो फिक्स होती थी, जब 22,400 रुपए मिलते थे, चाहे वो विद्यालय कितना ही बड़ा हो, चाहे वो विद्यालय कितना ही छोटा हो, उसको 22,400 रुपए दिए जाते थे। अब राज्य सरकार ने क्या किया कि इस राशि का जो है वो भुगतान को बदल दिया, पैटर्न बदल दिया। पैटर्न बदल के क्या कर दिया कि आपके पास जितना नामांकन है उस नामांकन के आधार पर आपको जो है वो सीएसजी की राशि मिलेगी। तो देखो, नामांकन और यहां पर राशि कितनी प्राप्त होगी, जितना नामांकन होगा उस हिसाब से राशि प्राप्त होगी। यदि अपन बात करें किसी विद्यालय का नामांकन जो है वो 30 से कम है, 30 से कम है, तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं। उन्हें केवल सीएसजी की राशि 10,000 रुपए मिलती है। अब मान लीजिए 10,000 रुपए मिल गई, उसमें से 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपए हो गया। क्या 1,000 रुपया सफाई में लगाना जरूरी है। अब जिन विद्यालयों की जो है वो नामांकन 30 से तो ज्यादा होगा, यानी 31 होगा, और 100 से कम होगा, यानी 31 से 100 तक होगा, सॉरी 1,000 लिखा गया क्या, 100 तक होगा। जिन जो है वो स्कूलों का ये 31 से 100 तक होगा, उनको 25,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए। उनको 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिनका 101 से जो है वो 1,000 तक, 250 तक होगा, 101 से 250 तक जिनका होता है, 101 से 250 तक जिन विद्यालयों का होता है, उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं। उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं। और जिनका 251 से 1,000 तक होता है, उन्हें 75,000 रुपए मिलते हैं। और जिनका 1,001 से अधिक होता है, उन्हें 1,00,000 रुपए मिलते हैं। ये मिलते हैं यूं। और इसका 10% हमें जो है वो खर्च करना पड़ता है स्वच्छता में। तो ये कंपोजिट ग्रांट कितना मिलता है, इसका जरूर आप ध्यान रखना कि नामांकन के आधार पर मिलता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि किसी विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट किस आधार पर दी जाती है, तो नामांकन के आधार पर दी जाती है। और कितनी दी जाती है देख लो, 30 से कम है तो 10,000, 31 से 100 तक है तो 25,000, 250 तक है तो 50,000, 1,000 तक है तो 75,000, और 1,000 से भी ऊपर है तो 1,00,000 रुपए कंपोजिट ग्रांट दी जाती है। पहले कोई भी विद्यालय हो, चाहे नामांकन 5 का ही हो, 22,400 रुपए मिला करते थे। चलते हैं आगे। किस पोर्टल के द्वारा राजकीय विद्यालयों को दान दिया जा सकता है?
कौन सा पोर्टल है जिसके द्वारा राज्य सरकार ने दानदाताओं भामाशाहों को जो है अपने से जोड़ा है? उस पोर्टल का नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये रहा ज्ञान संकल्प पोर्टल। अब ये ज्ञान संकल्प पोर्टल आखिर है क्या? देखो, हम जब विद्यालय में दान देते हैं तो उसके लिए उसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसके बदले राज्य सरकार कहती है कि आपको आयकर में छूट मिलेगी। आयकर में छूट। आप यदि विद्यालय को दान देते हैं तो आपको आयकर में छूट मिलेगी। आप यदि 10,000 रुपए दान देते हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से तो आपको 80G की रसीद प्राप्त होती है और 80G के तहत आपको 50% राशि पर टैक्स देना नहीं होगा। यानी आपकी जितनी मूल राशि है इनकम टैक्स की, उसमें आपने अगर 10,000 रुपए स्कूल को दान दिया है तो 5,000 रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी आपको टैक्स में 50% की छूट प्राप्त होगी। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स से बचना चाहता है तो वो ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राजकीय विद्यालयों को दान दे दे। इससे बेहतर कुछ है भी नहीं। स्कूलों को पैसे मिलेंगे और आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल बहुत ही शानदार चीज है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक और योजना है, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, ये बहुत बढ़िया योजना है। इसको हम कहते हैं 60-40 की योजना। 60-40 योजना। 60-40 क्यों कहते हैं बताता हूं आपको। देखो, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना या 60-40 योजना क्या है कि जब आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से पैसे देते हैं, वो अगर मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में लगाए जाते हैं तो वो पैसा जो है उसका 60% हिस्सा सरकार और दे देती है। जैसे मान लीजिए आपने 40,000 रुपए दिए तो सरकार 60,000 देगी और जो है वो लाख रुपए का काम होगा और उस काम में दानदाता का नाम लिखा जाएगा कि भाई इस दानदाता की सहायता से इस काम को पूरा किया है। यानी 40,000 रुपए दिए आपने, काम लाख का हुआ, आपका नाम लाख रुपए का हो गया। हालांकि 60,000 सरकार मिला रही है उसमें आप सोचोगे कि इनकम टैक्स की छूट मिले। आपने तो 40 दिए तो 40 में ही आपको छूट मिलेगी, लेकिन आपका नाम पूरे लाख के ऊपर लिखा जाएगा कि फला व्यक्ति ने इतना रुपया दे के वो काम करवायो। तो मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना स्कूलों के लिए बहुत ही बेहद ही शानदार योजना है। इसके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम पूरे किए जाते हैं। हाल ही में ICT लैबें लगाई गई थी। ICT कंप्यूटर लैब जो है वो विद्यालयों में स्थापित की गई थी। उसको इसी योजना के तहत लगाया गया था। 75,000 रुपए जो है वो जमा करवाने पर सरकार ने 3-3.5 लाख रुपए की लैब जो है वो विद्यालयों में फिटे करवाई थी। तो बहुत ही शानदार योजना है। लेकिन प्रश्न था, राज्य के विद्यालयों में दान देने वाला पोर्टल कौन सा है? ज्ञान संकल्प पोर्टल है। ध्यान रखना, निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हाथ धुलाई दिवस जो है वो राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है वो विश्व हाथ धुलाई दिवस है, इसलिए इस दिन जो है वो विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हाथ धुलाई दिवस स्वच्छता से संबंधित है। MDM खाने से पहले बच्चों के हाथ अच्छी तरह वॉश होने चाहिए, जिससे बच्चों के पेट में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी ना हो। अब ये गंभीर बीमारियां ज्यादातर जो है वो हाथों से ही फैलती है, क्योंकि हाथ से भोजन अंदर जाता है और ये बीमारियां फैलती है। इसलिए अवेयर करने के लिए प्रत्येक 15 अक्टूबर को राजकीय विद्यालयों में या अन्य विद्यालयों में भी जो है वो विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। आपको एक 10 फरवरी और दिखाई दे रहा होगा। इस दिन डी वार्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो है वो सभी विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। ये जो गोली होती है ये जो है वो पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती है। तो अगर कोई बच्चा हाथ धोने से रह जाता है या किसी कारण से वो बीमार हो जाता है तो उसको वो एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है ताकि उसके पेट के कीड़ों को मार दिया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे 14वें प्रश्न की ओर। NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राथमिक कक्षाओं में
कब तक संपूर्ण साक्षरता एवं शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। इसका जो नाम है देखो, संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको बोलते हैं FLN। ये FLN प्रोग्राम भी एक राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है वो बच्चों शिक्षकों को जो है वो तैयार किया जा रहा है कि वो बच्चों को संपूर्ण साक्षरता का ज्ञान दे सके। ये FLN प्रोग्राम जो है वो शिक्षकों के जो है वो प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम है, और इनको शिक्षकों को प्रशिक्षित करके बच्चों को ये जो है वो ज्ञान दिया जाए। ये लक्ष्य सरकार ने जो है वो 2026 तक का जो है वो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2026-27 तक जो है वो इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। 2026-27 सेशन तक जो है वो इस कार्य को पूरा किया जा सके। तो NEP 2020 का लक्ष्य जो है वो 2026-27 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो ये है NEP 2020 का लक्ष्य, ये भी अपने सिलेबस में है पूरी की पूरी नीति। चलते हैं आगे। राजस्थान में मॉडल विद्यालय किस महापुरुष के नाम पर खोले गए हैं? देखो, राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय पहले खोले गए थे। देखो, अब तो जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है वो महात्मा गांधी के नाम पर खोले जा रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत में मॉडल विद्यालय खोले गए थे उनमें अंग्रेजी विद्यालयों की शिक्षा दी जाती थी, और इनका जो है वो स्थापना जो है वो एक महापुरुष के नाम पर की गई थी। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। जो मॉडल विद्यालय है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, और वर्तमान में एक योजना चल रही है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये तो सभी विद्यालयों में, किसी भी राज्य के विद्यालय में खोली जा सकती है। जिन राज्य के विद्यालयों को जो है वो मॉडल अंग्रेजी विद्यालय बनाना था, उनका नाम बदलकर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय कर दिया। तो अंग्रेजी विद्यालय के नाम से तो महात्मा गांधी के नाम से खोले गए हैं। हाल की योजना है तो महत्वपूर्ण है, हालांकि विवेकानंद वाली योजना पर प्रश्न आया था, लेकिन ये पिछले सरकार की योजना है, ये मॉडल स्कूल है। तो ये मॉडल स्कूल जो है वो स्वामी विवेकानंद के नाम से खोली गई थी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर खोले गए हैं। अंग्रेजी माध्यम, ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का पूछ ले तो महात्मा गांधी के नाम से खोले गए हैं, और मॉडल स्कूल का पूछ ले तो वो स्वामी विवेकानंद के नाम से खोले गए हैं। हालांकि दोनों में ही अंग्रेजी भाषा में ही, आंग्ल भाषा में ही शिक्षा दी जाती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं 16वें प्रश्न की। उजियारी पंचायत किसे कहा जाता है? उजियारी पंचायत कौन सी होती है? उजियारी मतलब जगह में चाननो है, तो क्या उसको कहते हैं जहां विद्युत पहुंच गई, जहां लाइट पहुंच गई? नहीं, उसको नहीं कहा जाता। उस विद्यालय को उजियारी, उस पंचायत को उजियारी पंचायत कहा जाता है जिस पंचायत में कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट ना हो। कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट ना हो, यह है वह पंचायत जिसमें कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट ना हो। ड्रॉप आउट का मतलब क्या है? ड्रॉप आउट का मतलब बच्चा पढ़ रहा है और उसने कक्षा 1 से 8 से पहले उसने विद्यालय छोड़ दिया और उसकी टीसी नहीं कटी, उस विद्यार्थी को ड्रॉप आउट विद्यार्थी माना जाता है। जैसे मान लीजिए 6ठी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते नहीं आया, उसका नाम कट गया, वो विद्यालय से वंचित हो गया, और न तो वो कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है, उसने स्कूल छोड़ दिया, वो जो है वो काम करने लग गया। ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। जिस पंचायत में ऐसे विद्यार्थी नहीं होते उसे उजियारी पंचायत कहा जाता है। बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोड़ने की योजना है। जो बच्चे छोड़कर चले गए किन्हीं कारणों से, उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने की योजना को ड्रॉप आउट उजियारी पंचायत योजना के नाम से जाना जाता है। तो उजियारी पंचायत का टैग जब मिलता है, यानी कि उस पंचायत में कोई भी ड्रॉप आउट बालक बालिका नहीं है, सारे बच्चे जो है वो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसे उजियारी पंचायत कहा जाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चों को 100% शिक्षा प्राप्त हो। चलते हैं आगे, 17वां, एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने चाहिए? देखो, मैंने आपको बताया था कि 16 सदस्य होते हैं एसएमसी में। इन 16 सदस्यों में से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी कम से कम 8 सदस्य महिला होनी चाहिए। तो कम से कम 50% महिलाएं एसएमसी सदस्यों की जो है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए महिला सदस्य होनी चाहिए। जितनी महिलाएं हैं जितने सदस्य हैं उनमें से 50% तो महिला होनी ही चाहिए, यानी कम से कम 50% महिला होनी जरूरी है।
ठीक है, और उनमें भी SC ST वो सबका अनुपात पूरा होना चाहिए। राज्य में कैरियर गाइडेंस हेतु पोर्टल किस महापुरुष के नाम से बनाया गया है? देखो, राजस्थान में कैरियर गाइडेंस हेतु एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम लिखा गया है राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। तो किसके नाम पर हो गया? राजीव गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। ध्यान रखना, महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी विद्यालय, विवेकानंद जी के नाम पर जो है वो मॉडल विद्यालय, और राजीव गांधी जी के नाम पर कैरियर गाइडेंस पोर्टल की स्थापना की गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आ सकता है, क्योंकि इसी सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। डाइस कोड कितने अंकों का होता है? एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है यू डाइस, यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसका यह नाम होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यह नाम होता है इसका। हिंदी में कहें तो एकीकृत जिला सूचना प्रणाली डाइस का पूरा नाम होता है। ये आया हुआ है प्रश्न, आप ध्यान रखना कि यू डाइस का पूरा नाम क्या है। तो यू का तो मतलब यूनिफाइड हो गया, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, आई का मतलब इंफॉर्मेशन हो गया, एस का मतलब सिस्टम हो गया, फोर ई का मतलब एजुकेशन हो गया। तो ये पूरा बनता है डाइस। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा है कि डाइस का पूरा नाम क्या है, प्रश्न ये पूछा है कि डाइस कोड कितने अंकों का होता है। अब देखो, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूं, जिस सरकारी विद्यालय में मैं अध्यापन करवाता हूं, उसका अपन डाइस लिख लेते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई कितने अंकों का होता है। तो पहले 2 अंक होते हैं राज्य के कोड, दूसरे जिले के, तीसरे जो है वो ब्लॉक के कोड होते हैं, और उसके बाद विद्यालय के कोड होते हैं 5 अंकों के। अब ये मान लीजिए हमारे विद्यालय अंजुमन का कोड है, ये अंजुमन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोड है। अब ये कितना है? 0804032542, ये पूरा डाइस कोड है। अब प्रश्न पूछा है कितने अंकों का होता है, तो गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। 11 अंकों का ये कोड होता है। कई जगह दिया हुआ है कि 7 अंकों का होता है, बिल्कुल नहीं होता। आपके सामने मैंने आपको अंजुमन का कोड लिख के बता दिया, बिल्कुल यही होता है 11 अंकों का। इसमें यह ध्यान रखना, ये 2 अंक जो है ना ये राज्य के कोड है, यानी राजस्थान के। ये 2 अंक जो है ना वो जिले के कोड है, और ये जो 2 अंक है ना ये ब्लॉक के कोड है, और बाद में ए आगे जो है वो विद्यालय के कोड होते हैं। तो ये जो है वो 11 अंकों का कोड होता है। डाइस कोड जो होता है वो 11 अंकों का होता है। और आपको यदि ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलते हैं आगे। SIERT का मुख्यालय कहां है? SIERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। यह संस्था जो है वो राजस्थान में प्रशिक्षण का काम करती है, और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। 11/11/1978 को उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कहां है? उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों ध्यान रखना, उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अब पूरा नाम आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया, लिखना तो थोड़ा दो रोजी मेरे लिए, आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, और कहां स्थापित है? उदयपुर में है। बीकानेर में शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय। शिक्षा संकुल जो है वो जयपुर में है। ये शिक्षा संकुल जयपुर में है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, और आपको ध्यान होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर में है। SIERT का मुख्यालय उदयपुर में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शैक्षणिक सत्र में शिविरा के कितने अंक प्रकाशित होते हैं? देखो, एक शैक्षणिक सत्र में शिविरा जो है ये एक पत्रिका है। शिविरा पत्रिका है,
इसका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा किया जाता है। इसमें विद्यालयों से संबंधित नियम और विद्यालयों से संबंधित जितने भी राज्य सरकार द्वारा आदेश किए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो हमारा सालाना वार्षिक कैलेंडर होता है वो छपता रहता है मंथ वाइज। ये कितने अंक इसके निकाले जाते हैं, तो 12 महीने की स्कूल में अंक इसके 11 ही निकाले जाते हैं। ध्यान रखना, एक महीने का इसका अंक निकाला नहीं जाता, तो ये ध्यान रखना कि 11 ही अंक इसके सालाना प्रकाशित करते हैं शिविरा पत्रिका के। और कौन प्रकाशित करता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इसका प्रकाशन करता है। चलते हैं आगे। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? यदि मैं इसकी बात करूं तो इसे हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया था राज्य सरकार द्वारा, और ये तारीख थी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें होता क्या है, इस योजना के तहत 3 विषयों कौन कौन से? 3 विषय, अंग्रेजी, गणित और हिंदी। इन 3 विषयों का जो है, जो बच्चों को कोरोना काल में लॉस हुआ था उनको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि भाई जो बच्चे कक्षा 1 से 8 तक, और ध्यान रखा, योजना कक्षा 1 से 8 तक की योजना है। ये शिक्षा के बढ़ते कदम कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 1 से 8 तक की योजना है। इसमें होता क्या है कि बच्चों का जो लर्निंग गैप आ गया था कोरोना के कारण, उसको पूरा करने के लिए एक जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट की जो है वो वर्कबुक बनाई गई थी। उन वर्कबुक को बच्चों को दिया गया, और वो जो पिछली कक्षाओं में अध्ययन नहीं कर पाए, तो पिछली जैसे 8वीं के बच्चे हो गए, उन्होंने 7वीं का नहीं पढ़ा, तो वो सीधे 8वीं में जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो लर्निंग गैप को भरने के लिए एक वर्कबुक बनाई गई जिसमें पिछली कक्षाओं के मैटर को शामिल किया गया, और उसके माध्यम से बच्चों को जो है वो अध्ययन करवाया जाए। प्रारंभ में तो 2-3 महीने तो इसके 4 पीरियड, पहले 4 पीरियड में यही करवाना था, और उसके बाद जो है इनके घटाकर 2 पीरियड कर दिए गए कि 2 पीरियड में जो है वो यही राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत ये करवाया जाएगा। इसके जो है वो साल में 3 पेपर भी होते हैं। ये पूरे के पूरे ऑप्शनल पेपर होते हैं। 15 प्रश्नों का पेपर आता है और बच्चों को वो हल करना होता है। जैसे आप परीक्षाओं में काले गोले करते हैं ना, उसमें काले गोले तो नहीं होते, लेकिन बच्चों को OMR मिलती है जिसमें यूं जो है वो डब्बे बने होते हैं कि भाई ये ए का डब्बा हो गया, ये बी का डब्बा हो गया, ये सी का, ये डी का, यूं लिखे हुए आते हैं बच्चों को। ये 1 नंबर प्रश्न, ये 2 नंबर प्रश्न, यूं डब्बे बने हुए होते हैं उसमें OMR में, और बच्चे को जो भी सही लगता है ऑप्शन उसमें वो राइट का टिक कर देता है। तो इस प्रकार ये है, और इसके लिए जो है वो राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी एक ऐप जो है वो बना रखी है। उस ऐप का नाम है RKSMBK, RKS, थोड़ा सा गलत हो गया, RKS, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। फुल फॉर्म भी इसका यही है। देखो, आप कहेंगे कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप देख लीजिए, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये ऐप है RKSMBK ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए एक यूनिक आईडी प्रत्येक शिक्षक को मिली हुई होती है, उसके द्वारा ही वो इसमें लॉगिन कर सकता है। तो आप इसमें किसी भी प्रकार से लॉगिन नहीं कर सकते। इनमें वही लॉगिन कर सकते हैं जो पहले से इस ऐप के लिए रजिस्टर्ड है। तो ये शिक्षा के बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई। ये कौन सी कक्षाओं के लिए है? ये कक्षा 1 से 8 तक है। इसका उद्देश्य क्या है कि कोरोना काल के कारण जो गैप आ गया बच्चों में, तो उसके लिए ये जो है वो योजना प्रारंभ की गई। और कौन सी ऐप जारी की गई है इसके लिए? RKSMBK, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप लॉन्च की गई है। कब? 11 जुलाई 2022 को। चलते हैं आगे। दीक्षा ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पहले तो आप ये पूछेंगे कि सर ये दीक्षा ऐप है क्या? देखिए, ये प्रशिक्षण की ऐप है। पहले क्या होता था,
कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग स्थानों पर बुलाया जाता था, तो उनको दूरी बहुत ज्यादा पड़ती थी, खर्चा भी बहुत ज्यादा आता था, शिक्षकों को भी बहुत परेशानी होती थी। शिक्षक भी इसका लगातार विरोध कर रहे थे कि भाई हमें क्या प्रशिक्षण की जरूरत है, हम तो बीएड करके आए हैं और बीएड करने के बाद में हमने तो प्रशिक्षण लेते रहते हैं हम। अब आप रोजाना रोजाना जब भी छुट्टियां आती है, कभी शीतकालीन अवकाश, कभी मध्यकालीन अवकाश या कभी जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश आता है, तो आप हमें घर से बाहर भेज देते हैं, जाओ और ट्रेनिंग करके आओ। तो मास्टर धापेड़ा। तो ये एक योजना लॉन्च की कि भाई इसके द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण अब दीक्षा ऐप के माध्यम से ही लॉन्च करवा दिए जाए। मास्टर बठी लॉन्च के अंगबन बठी जो है वो प्रशिक्षण मिल जाए। ऑनलाइन ऐप है ये, आप इसका भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, दीक्षा ऐप मिल जाएगी। और इसको तो प्राइवेट टीचर अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी जो है वो बकायदा वो ऐप में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षकों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद में उनको एक टेस्ट और देना होता है। उस टेस्ट जो है वो 20 प्रश्न होते हैं, उनमें उसको 70% अंक प्राप्त करता है, तभी उसके लिए सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ये ऐप जो है वो किसने जारी की थी? राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दोनों सरकारों ने मिलकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऐप जो है वो केंद्र सरकार ने प्रारंभ की थी। हालांकि राज्य के शिक्षकों को भी इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो चलते हैं दीक्षा ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, आंकलन का मानकीकरण। देखो इनमें से जो उद्देश्य है उसका वो है बहुभाषावाद। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए। और जो बच्चे हैं मोटिव, ये ध्यान रखना, जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको उनकी जो है वो भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी मातृभाषा में शिक्षा देना NEP 2020 का मूल लक्ष्य है। तो ध्यान रखिया, अपरली मारवाड़ी भाषा में ही 1 5 तक का शिक्षा बच्चा ने शिक्षा मिलनी चाहिए। देखो मैं ये मानता हूं कि बच्चों आपकी भाषा में बढ़िया सीखे, निश्चित तौर वो भी कनेक्ट करे। और आपा के करा टाबर ने मतलब इया सिखा दिया, अंकल आंटी चांटी ध्यान भी ना भी माथो भर दिया, फिर मारकर स्कूल भेजे और स्कूल के मायने मैं देखा कभी दिमाग में भर दिया कर जगह ही कौन छोड़ी थे। तो बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दिलवाएं, हमारी भाषा कोई कम नहीं है। और मारवाड़ी के लिए तो बहुत बढ़िया कैंपेन चल रहा है कि उसको जो है वो अनुसूची 8 में राज्य भाषा का दर्जा दिलाया जाए, राज्य जो है वो अनुसूची 8 में शामिल करवाया जाए। निश्चित तौर से मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूं। हमारी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा को भी जो है वो संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया जाना चाहिए। चलते हैं आगे 25वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ? NEP 2020 वैचारिक समझ पर बल देती है कि बच्चा विचार करके सीखेगा तो 100 में से 100 बच्चा जो है वो अच्छी पकड़ करेगा, अच्छा नागरिक बनेगा और वो जो है वो हमारा और देश का नाम रोशन करेगा। तो आज की क्लास में 25 प्रश्नों के साथ शैक्षिक परिदृश्य से जो संबंधित क्लास है उसको अपन ने शुरू किया है। आना दिना में 1-2 क्लास और लगा से इतना खत्म हो जी। कोई बहुत लंबो चौड़ो को सिलेबस को नहीं है, बहुत छोटो सिलेबस है। आज भी 25 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको लगभग पूरी बातें आपको बता दिया। फालतू में तो कितना ज्ञान दे बोकरो। मैं तो कहता हूं वही पढ़ो जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हंस केवल जो है वो दूध और पानी में से दूध पीता है, उसी प्रकार थे खाली दूध पियो। यानी परीक्षा में आना रही चीज पढ़ो, फालतू चीजें पढ़ के दिमाग ने मत भरो, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी भी एक तय नियम जितनी है, एक तय जो मेमोरी जितनी है। भाई 2 GB को मेमोरी कार्ड है, 2 GB ज्यादा आवे को नहीं। और जब 2 GB भर दिया तो वो हैंग मारन लाग जा, तो घणो पढ़िया भी हैंग मारन लाग जा दिमाग।
तो खाली वो ही पढ़ो जो को परीक्षा में आवे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आने वाले समय में और भी बढ़िया क्लासें आपके लिए लाई जाएगी। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे सबको फायदा हो सके। निश्चित तौर से आपको फायदा पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है, और YouTube पर लगातार अपनी क्लासें यूं ही अपलोड होती रहेगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको 2-5 दिन में, पीछे की PDF तो है ही, 2-5 दिन में और PDF आपको फटाफट उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,